हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर एनपीओ। ठीक है, एनपीओ होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका प्रॉफिट अर्न करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता। मींस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका प्रॉफिट कमाना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बल्कि उनका ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी को सर्व करना, सोशल वेलफेयर। ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो सोसाइटी की भलाई में काम करती हैं। देखो, हम लोगों ने क्लास 11th में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में पढ़ा है क्लास 11th के अंदर। ठीक है, और हमने वहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में देखा है कि एक अकेला मालिक होता था और हम फाइनल अकाउंट्स बनाते थे उसके। हम ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये चीज़ें हम 11th क्लास में करते थे। तो वो जो बिजनेस था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, वहाँ पर उस ओनर का पर्पस होता था प्रॉफिट अर्न करना अपने बिजनेस से। ठीक है, तो प्रॉफिट मोटिव बिजनेस होते थे। ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव होता था प्रॉफिट कमाना। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एनपीओ के अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग की बात करेंगे जिन ऑर्गेनाइजेशंस का मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। उनका मेन पर्पस क्या है, सोसाइटी को सर्व करना, सोशल वेलफेयर जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की हम अकाउंटिंग की बात करेंगे। ओके, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस अपने फाइनल अकाउंट्स बनाती हैं। जैसे ये भी एक साल, जैसे हम एक साल लेते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये काम करती हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर जो भी होता है, ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं एनपीओज, और अपने ईयर एंड पर फाइनल अकाउंट्स भी बनाते हैं। कौन कौन से फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं? सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड देन बैलेंस शीट। ओके, ये 3 अकाउंट्स बनाते हैं एनपीओज अपने। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक, सबसे पहले आप इसका नेचर समझो। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है। ओके, एक एसेट अकाउंट होता है, कैश बुक की एक समरी होती है। ठीक है, किस बेसिस पर बनता है ये बनता है कैश बेसिस पर, कैश बेसिस। ओके, प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। ओके, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है और ये कैश बेसिस के अकॉर्डिंग बनता है। अब आपको कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस तो पता होगा, आपने क्लास 11th में करा हुआ है। कैश बेसिस पे बनाने का मतलब है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें आपको कैश मिला या कैश आपका गया, कैश रिसीट हुआ या कैश पेमेंट हुआ, वो आपने रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ओके, तो कैश बेसिस पे बनता है। और इसका आपके पास एक, इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपका एक ओपनिंग बैलेंस होता है एंड एक क्लोजिंग बैलेंस भी होता है। ओके, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में मैंने क्या क्या बताया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है, ये कैश बेसिस पे बनता है। ठीक है, और इसका एक ओपनिंग बैलेंस और एक क्लोजिंग बैलेंस होता है। हम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं इसकी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आप कैसे बनाते हो। देखो, फॉर्मेट अगर आप बना रहे हो तो जिस भी क्लब का, जिस सोसाइटी का है, उसका नाम लिख लो और फिर लिख लो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये आप लोग को पहले से पता है। ओके, जितना भी आपको रिसीट मिलता जाए, ये होता है रिसीट साइड और ये होता है पेमेंट्स क्रेडिट पर। ओके, कैसे स्टार्ट होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब एक एनपीओ जैसे ऑपरेट कर रहा है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ये पूरा साल हो गया, तो 1 अप्रैल को आपके पास कुछ ना कुछ टू बैलेंस बीडी रहा होगा। टू बैलेंस बीडी का मतलब है जो आपके पास एट द ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके पास जो भी कैश अवेलेबल है, हो सकता है आपके पास कैश एट बैंक हो सकता है कैश इन हैंड हो। ओके, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, अगर आपका फेवरेबल बैलेंस है तो ये चीज़ है। इतना आपके पास ये ओपनिंग बैलेंस होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद अच्छा, ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर भी आ सकता है अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। बैंक के केस में बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो वो यहाँ से बैलेंस शीट स्टार्ट होगा। हम डिटेल में देखेंगे आगे आगे। ठीक है, हम सिंपल रखते हैं इसको।
तो इंट्रो जस्ट। उसके बाद बच्चों रिसीट्स में आपको जो भी रिसीट मिला, चाहे वो कैपिटल रिसीट हो, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट हो, चाहे वो इस साल से रिलेट करता हो, चाहे वो किसी दूसरे अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करता हो, चाहे नेक्स्ट ईयर से, चाहे प्रीवियस ईयर से, आपने सब कुछ रिकॉर्ड करना है। जो भी आपको कैश बेसिस मिला, जैसे कि आपको सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। सब्सक्रिप्शन एक एनपीओ को उसके मेंबर्स से, एनपीओ में मेंबर्स होते हैं, उससे उसको सब्सक्रिप्शन मिलता है। सब्सक्रिप्शन वो लोग क्यों पे करते हैं? अपनी मेंबरशिप बनाए रखने के लिए, पीरियडिकली एक अमाउंट पे करते हैं, उसे सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे। सब्सक्रिप्शन मिला, अब ये सब्सक्रिप्शन जो है आपका किसी भी साल का हो सकता है प्रीवियस ईयर का हो, करंट ईयर या नेक्स्ट ईयर। आपको जितना कैश मिला आपने सारा लिखना है, ठीक है, रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट के अंदर, चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेट करता हो। डोनेशन मिल सकता है, उसके अलावा सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। आपको यहाँ ये नहीं लिखना कि हमने रेवेन्यू रिसीट मिला या कैपिटल रिसीट मिला, आपको कोई भी रिसीट मिला किसी भी नेचर का हो, अगर आपको कैश मिला तो आपने लिखना है, ठीक है, ऑल कैश रिसीट्स, चाहे वो किसी भी अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करता हो, ठीक है। उसके बाद पेमेंट्स पर आप किस किस चीज की पेमेंट करोगे? हो सकता है आपने सैलरी, एक एमपीओ ने सैलरी पे करी हो, ओके, रेंट हो सकता है आपने फर्नीचर खरीदा हो उसकी पेमेंट करी हो, ठीक है, कोई भी पेमेंट। अब देखो फर्नीचर खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जबकि रेंट और सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। किसी भी नेचर का हो, अगर आपके पास से पैसा गया, अगर आपने कोई कैश पेमेंट करी, कोई भी कैश पेमेंट अगर आपने करी है तो आपने उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की समरी होती है, कैश बेसिस पे बनती है। जितना पैसा आएगा वो रिसीट्स पर, जितना पैसा जाएगा वो पेमेंट्स पर। बैलेंस बीडी से स्टार्ट, इतना पैसा स्टार्टिंग में था, ये पैसे और आपको मिले, ओके, इतनी पेमेंट्स हो गई। जो भी पेमेंट्स आएंगे यहाँ पर और भी आइटम्स आएंगे, बहुत सारे आएंगे, जितने भी कैश के आइटम्स होंगे वो सारे आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने अकाउंट बंद करना है, और क्योंकि यहाँ पर आपके पास कुछ पैसा था और कुछ पैसा मिला, उसमें से कुछ पेमेंट हो गई, लास्ट में कुछ कैश आपके पास बचा भी होगा, ओके, तो उसको क्या कहते हैं? बाय बैलेंस सीडी, ओके। तो जितना पैसा आपका लास्ट में बच गया वो यहाँ पर, इसे कहते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है, ओके। इसका एक ओपनिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है, कैश बेसिस पे बनता है। जितना कैश मिलेगा, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, रेवेन्यू नेचर का हो, कैपिटल नेचर का हो, वो सारा रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और उसके अलावा आपका ये इसका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ये मैंने बता दिया, ठीक है। कैश बेसिस पे बनता है, एक रियल अकाउंट होता है ये, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। आगे हमने देखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसका नाम क्यों है? देखो, जब हम क्लास 11th में पढ़ते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उस अकाउंट का नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था, क्योंकि उस बिजनेस का पर्पस प्रॉफिट कमाना था, इसलिए उस अकाउंट का नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। जबकि यहाँ पर एनपीओ का पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसको प्रॉफिट होगा नहीं। इसमें क्या होता है, जैसे आपको रिसीट्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ जनरल नेचर के रिसीट्स होंगे, कुछ आपके स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसे मिले होंगे। तो एनपीओ क्या करते हैं, उनको जो जनरल नेचर के होते हैं उनको इनकम ट्रीट करता है, ठीक है। उसमें से एनपीओ अपने मेंटेनेंस के खर्चे, जो भी तमाम जो भी उसके खर्चे होते होंगे, जो ये पेमेंट्स के खर्चे होते हैं वो पेमेंट्स करता है। उसको एक्सपेंडिचर जो उसमें रेवेन्यू नेचर के होते हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद अगर कुछ पैसा बच गया तो उसे सरप्लस नाम देते हैं, और अगर माइनस में आ रहा है, कम पड़ गया, तो उसे डेफिसिट कहते हैं, ओके। तो ये होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसलिए इसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, क्योंकि पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं था आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। अब इसके बारे में सीखते हैं थोड़ा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सबसे पहली बात, ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ओके। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और ये कैसे प्रिपेयर होता है, किस बेसिस पर? ये बनता है एक्रूअल बेसिस पर। एक्रूअल बेसिस पर बनता है, ठीक है। आपको कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस तो क्लियर है ना। इसका मतलब जो इस साल से रिलेट करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, मैं यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना दूंगा फॉर्मेट उसका,
जो भी इनकम इस पर्टिकुलर ईयर से, जिस ईयर की हम बुक्स बना रहे हैं उस ईयर से जो भी इनकम रिलेट करती है हमने सिर्फ वो इनकम लिखना है। वेदर रिसीव्ड और नॉट, एक्रूअल बेसिस का क्या मतलब है, अगर कैश मिल गया तो भी लिखना है, नहीं मिला तो भी लिखना है, एक्रूअल बेसिस पे चलता है, ठीक है। और वैसे ही एक्सपेंसेस के लिए कोई भी खर्चा अगर इस साल से रिलेट करता है आपका, तो आपने उसको रिकॉर्ड करना है, वो इस पर्टिकुलर ईयर का होना चाहिए जिस ईयर की आप बुक्स बना रहे हो। और एक्रूअल बेसिस का मतलब है वेदर पेड और नॉट, ओके, चाहे अब आपने उसके लिए पेमेंट करी या नहीं करी, ठीक है, वो सारा आपको लिखना होता है। तो इसके फॉर्मेट को देखते हैं जरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा ये क्लियर है ना, नॉमिनल अकाउंट होता है और एक्रूअल बेसिस पे बनता है, ठीक है। अच्छा इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होता जनरली, ओपनिंग बैलेंस लाइक उसमें हम पढ़ते थे टू बैलेंस रेडी, अभी हमने देखा, इसका ऐसा कुछ नहीं है कि ओपनिंग बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। क्लोजिंग बैलेंस की जगह यहाँ पर या तो सरप्लस या तो डेफिसिट, दोनों में से कोई एक चीज आ सकती है, ठीक है। तो मान लो आपके पास एनपीओ की आपके दो है, यहाँ पर डेबिट साइड पे आप एक्सपेंडिचर लिखते हो और यहाँ पर आप लिखते हो इनकम्स, ओके। तो एक एनपीओ को क्या क्या इनकम्स, पहले मैं इनकम साइड बता दूं क्या क्या इनकम्स आ सकते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, अच्छा हमने रिसीजेंट पेमेंट अकाउंट में भी सब्सक्रिप्शन लिखा था, वहां पर हमने सब्सक्रिप्शन में टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जितना आपको कैश मिल गया इस साल में वो सारा लिख दिया था, पर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आपने कौन सा लिखना है, उतना सब्सक्रिप्शन जो इस साल की इनकम है। इसमें एडजस्टमेंट्स हैं, इसका एक पूरा टॉपिक है, हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है वो आपकी इनकम है, कोई डोनेशन जनरल नेचर की चीजें, ओके, डोनेशंस हैं, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स हैं, ओके। जितने भी रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हैं, ओके, मैं सिर्फ रेवेन्यू इनकम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कैपिटल नेचर के आइटम्स की मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पर। जितने भी रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हैं वो इनकम्स यहाँ पर लिखी जाती हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ रेवेन्यू नेचर ओनली, ओके। और वैसे ही एक्सपेंसेस भी होंगे, खर्चे भी होंगे एक एनपीयू के, ठीक है। तो जैसे सैलरी हो सकता है, रेंट, कोई भी खर्चा हो, ऑनरेरियम हो सकता है, ओके, कोई भी खर्चा हो इस साल से रिलेट करना चाहिए और वो एक्रूअल बेसिस पे। इसका मतलब हो सकता है आपने सैलरी, इस रिलेट में एक सैलरी का एग्जांपल लेता हूँ, हो सकता है आपकी इस बार की सैलरी एक एनपीओ की 12,000 है, ठीक है, इस साल का खर्चा 1,000 पर मंथ इंटू 12, लेट्स से ऐसा कह लेते हैं इंटू 12, तो 12,000 है। अब हो सकता है कि 12,000 में से आपने अभी तक 10,000 पे किया और 2,000 आउटस्टैंडिंग हो, तो कैश तो 10,000 गया, तो रिसीजेंट पेमेंट अकाउंट में पेमेंट तो 10,000 की दिखेगी, लेकिन क्योंकि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इस साल का आपका एक्सपेंडिचर 12,000 है, तो आपको यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड करना है, इसे कहते हैं एक्रूअल बेसिस, ठीक है। तो ऐसे करके हमें बनाना है, रेंट, ऑनरेरियम और भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, ठीक है। कौन से खर्चे, सिर्फ रेवेन्यू नेचर के, रेवेन्यू नेचर वाले खर्चे, ठीक है, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस नहीं लेने। उसके अलावा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और क्या आता है, आपके नॉन कैश आइटम्स भी आते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन आता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन आता है। अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट सेल कर दी, उस पर कोई प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, तो वो भी रिकॉर्ड होना है, ठीक है। लॉस हुआ तो एक्सपेंडिचर साइड पे, प्रॉफिट हो गया तो इनकम साइड पे, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और इसको करने के बाद देखो, इसको हम डिटेल में भी करेंगे, अभी मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, इसको आगे भी डिटेल में भी करना है हमने। तो इतना करने के बाद ईयर एंड पर आपका कहीं ना कहीं तो बैलेंस बचेगा। देखो ये आपके इनकम्स हैं, ठीक है, आपके इनकम अगर ज्यादा है, अगर आपका इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। तो अगर इनकम ज्यादा आई, खर्चे कम हुए, तो आपका सरप्लस बचा, ओके, बैलेंसिंग फिगर। और इन केस अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेफिसिट। अच्छा ऐसा भी हो सकता है ना कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए, इनकम कम हो, क्योंकि एक्रूअल बेसिस है, ठीक है, कैश बेसिस पे नहीं चल रहा, कैश बेसिस में ऐसा नहीं होता।
एक्रूअल बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। तो बाय डेफिसिट यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। ओके, यहाँ पर अब स्टार बना के लिख लेना, ओनली वन विल अपीयर, या तो सरप्लस आएगा या तो डेफिसिट आएगा या कुछ भी नहीं आएगा, हो सकता है बैलेंस ही हो जाए, ठीक है। तो इसे कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के बाद आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया। उसके बाद बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जैसे आप नॉर्मल बनाते थे, ठीक है। इस बैलेंस शीट में ज़्यादा कुछ इतना चेंज है नहीं। बैलेंस शीट एक पोजीशन स्टेटमेंट है, एसेट्स और लायबिलिटीज दो साइड्स होती हैं, ठीक है, नॉर्मल। अभी के लिए आपको इतना समझ में आया। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दूं, मैंने क्या क्या बोला है। मैंने बोला है हम एनपीओ की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, उनका मेन पर्पस सोसाइटी को सर्व करना होता है, सोशल वेलफेयर उनका पर्पस होता है, ओके। उसके फाइनल अकाउंट्स की बात करिए हमने, तीन तरीके के होते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है, कैश बेसिस पे बनता है, उसका एक ओपनिंग बैलेंस एक क्लोजिंग बैलेंस होता है, ठीक है। फिर हमने उसका फॉर्मेट देख लिया, जितना भी कैश रिसीट मिला वो रिसीट पे, जितना भी कैश पे हुआ वो पेमेंट पे, किसी भी ईयर से रिलेट करता हो, बस कैश पे या कैश रिसीट होना चाहिए, ओके। चाहे वो किसी भी नेचर का हो, कैपिटल नेचर का हो, रेवेन्यू नेचर का हो, कुछ भी। उसके बाद हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और ये कैसे बनता है, एक्रूअल बेसिस पर बनता है, इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, ओके। तो जितने भी आपके इनकम्स हैं, आपको इनकम साइड लिखना है, इसमें ऑब्वियसली एडजस्टमेंट्स बहुत सारी हैं, आगे आगे देखेंगे। आपको इनकम साइड पे रिकॉर्ड करना है उन्हें, सिर्फ रेवेन्यू नेचर की इनकम, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल नेचर वाली चीजें नहीं लिखनी है आपने, रेवेन्यू नेचर की चीजें लिखनी है, ओके। उसके बाद आपका एक्सपेंडिचर साइड पे एक्सपेंसेस लिखने हैं, वो भी रेवेन्यू नेचर के, नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन भी आते हैं, एसेट के बिकने पे कोई प्रॉफिट लॉस हो जाए वो भी आता है, ठीक है। उसके बाद आप बैलेंसिंग फिगर निकालते हो, तो इसमें आपका क्लोजिंग बैलेंस या तो सरप्लस या तो डेफिसिट आ सकता है, ठीक है। आगे हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें कैपिटल फंड होता है, तो सरप्लस आएगा तो उसमें ऐड, डेफिसिट आएगा तो उससे लेस, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इतना रिवाइज करो, इतना पढ़ो अच्छे से, ओके, थैंक यू।